तो सबसे पहले the very first thing we had in the Wheatstone's meter bridge was whenever the bridge is said to be balanced, the ratio of resistance is what? Same. मतलब R1 upon R2 was nothing but equals to R3 upon R4. And bridge कब balance होता है? When was the bridge was said to be balanced? Current through the galvanizer. Perfect. When Ig का value is 0, that is current through galvanometer is 0, which means it is flowing between two equipotential points. तो ऐसा रहेगा, तो ये सब चीजें वैलिड है। तो चलो इसके ऊपर के कैसे वेरिएशंस है, क्या वर्सेटैलिटी है, उसके ऊपर जरा नजर रखते हैं। ये पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन देके रखा हुआ है शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन। There are four resistances 5, 10, 15 and x. ओके, तो इस तरीके से दिया हुआ है 5, 10 और 15 x करके देके रखा हुआ है और बोल रहे हैं कि they are connected to form a Wheatstone's bridge. Determine the unknown resistance x if the network is balanced. ठीक है, Yes. तो ये ठहरा एक बहुत ही आसान सा प्रश्न सर 30 है क्या? है क्या? नहीं, अभी देखो ना, इस तरीके से देके रखा है इन्होंने। अभी हम सबसे पहले क्या करें, प्लॉट कर देंगे ना भैया, ये सब 5, फिर ये 10, ठीक है, फिर 15, फिर ये ऐसे इस तरीके से प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। नाउ आई कैन सी दैट कि ये इधर डबल है, ये 5 है तो ये 10 है, तो नीचे भी वो सेम चीज वैलिड रहेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो नीचे 15 30 हो जाएगा सर। 30 हो जाएगा, गेटिंग इट। और किसी को अगर नहीं पता तो भाई तुम करो, क्योंकि आप करोगे तो भी आपको वही मिलने वाला है अल्टीमेटली, समझे? तो ये एक बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस का तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, बट या हमको ये क्वेश्चंस भी आने चाहिए। कभी कभी नसीब अगर बहुत अच्छा निकला तो ऐसे तो पूछ लेते हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ा एक ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ लेवल अपना हो जाता है। बट जनरली पीपल आस्क क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन सामने मौजूद है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है the resistances P, Q, R, S are connected in the arms of Wheatstone's network ABCD. तो उन्होंने बोला है कि AB के बीच में P है, BC के बीच में Q है, CD के बीच में R और DA के बीच में 50 करके देके रखा है उन्होंने। फिर बोल रहे हैं कि the cell is connected between the points A and C. A और C में सेल लगाया है एंड बोला है कि what resistance has to be connected in parallel with S to balance the network. अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो 4 रेजिस्टेंस है PQRS, ये PQRS हमारा बैलेंस्ड नहीं है रे, गिरेंगे, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए S के अक्रॉस में, S के साथ पैरेलल में मुझे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने बोला है इन्होंने, और वो कनेक्ट करने के बाद वो बैलेंस होएगा, ऐसा इनका मानना है। तो वो क्या वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा तो ये बैलेंस होएगा, ये हमको पता लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमको वो पता लगाना है। तो ये सेम चीज को ना गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के भी पूछ सकते थे वो लोग, ठीक है? कैसे, पहले डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। करंट सिचुएशन के हिसाब से जो डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। They have asked us to connect a resistance in parallel with S. तो यहाँ पे ये वैल्यूज प्लॉट किए और ये इधर पे S के सामने रेजिस्टेंस में प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, हाँ इस तरीके से। अब यहाँ पे ना गाइस, यहाँ पे एक सीखने वाली चीज है। ये जो इन्होंने इतना बड़ा वर्ड यूज किया है ना, फाइंड द व्हाट रेजिस्टेंस हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? इतने जगह बोलने के बजाय, इतना बोलने के बजाय they could have used a technical jargon, a technical word which is called as shunt resistance. समझ में आया? शंट रेजिस्टेंस। Yes, sir. तो शंट रेजिस्टेंस ये एक टेक्निकल जार्गन है, ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस व्हिच इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस एज इन पैरेलल, समझा? तो ये एक याद रखना कि अगर उन्होंने बोला फ्यूचर में फाइंड द शंट रेजिस्टेंस दैट हैज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 50, तो समझ जाना कि वो शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाना है, समझा? दे आर सपोज्ड टू कीप इट इन पैरेलल। तो ये एक बात है जो मुझे आपको बतानी थी। अब अभी गाइस ये कॉम्बिनेशन जो है ये लगने के बाद क्या होएगा, ये
बैलेंस हो जाएगा ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज कैसे बैलेंस होता है रे? ब्रिज बैलेंस होता है PQRS वाले सिस्टम से बैलेंस होता है ना ब्रिज, गेटिंग इट? तो ये P अपॉन Q वुड बी इक्वल्स टू R अपॉन S होएगा ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो लेकिन ये S के साथ में जब ये X लगेगा, ठीक है, तो वो कुछ तो S डैश बन जाएगा, है क्या नहीं? Yes, sir. फिर S डैश इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, S डैश जो रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा। तो चलो पहले Sir. S डैश ढूंढते हैं कि क्या है S डैश का वैल्यू। तो S डैश क्या होएगा, कैसे निकालते हैं हम लोग S डैश को? Sir, It is 50 into x पैरेलल upon का फॉर्मूला लगा देंगे 50 yes, plus उसके बाद x. 50 into Sir, इसको X डायरेक्ट x upon अपॉन 50 50 प्लस plus X, x. प्लस ठीक है। ऐसा लिख के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको। एंड द मोमेंट वी आर गोना डू दैट, इट इज गोना टेक अ टर्न, हाँ, इट इज गोना टेक अ लूप। सर 24 में P का वैल्यू 10 आएगा, Q का वैल्यू 15, R का वैल्यू 25, और S डैश के जगह पे आई वुड राइट 50x अपॉन 50 प्लस x, ओके। तो यहाँ पे ये 25 वनजा, 25 टूजा, यहाँ पे ये 2 फाइजा, दिस इज 2 थ्रीजा, 3 ठीक है नहीं? अभी ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 10x is equal to 10x is equals to, 150 plus अब ये 3x. 3 इधर आके 150 प्लस 3x हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो भाई Yes. बस निपट गया क्वेश्चन हमारा। ये इधर पे आके 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 150, देयरफॉर आपका x क्या रहेगा, 150 अपॉन 7 ohms। क्लियर? yes Yes, sir. So this is something which you have to understand, हाँ, ये आपको याद रखना है हमेशा। सर अरे इधर 5 to थोड़ा the 10 और 5 3 the 15 Sir, 5 3 the 15. हाँ सर एक सेकेंड रे, एक सेकेंड, इधर ना, इधर इधर एक One सर 2/3 हो जाएगा ना नहीं, इधर थोड़ा लिखते वक्त गड़बड़ हो गया ना अभी। हाँ, sir. सर 150 आ रहा है सर ये हम लोग थोड़ा ऑर्डर में चेंज कर दिए रे, ये P अपॉन Q ना, ठीक है। P अपॉन Q के बाद में इधर क्या आना चाहिए, S डैश अपॉन R आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए था। s dash upon हाँ, तो इधर पे ये 2/3 आएगा। हाँ, और हाँ, इधर पे सर, भी, इधर इधर पे 2 हाँ, by इधर 3 पे भी आएगा। गड़बड़ हो गया, इधर पे भी गड़बड़। दिस इज 5 2 दिस इज 5 3 ओके। तो यहाँ पे ये 50 प्लस x रहेगा अपॉन R का वैल्यू कितना है, 25 है। तो दिस इज 25 1 दिस इज 25 2 एंड ये 2 और ये 2 कट हो कैंसिल हो जाएगा। जाएगा. तो अभी ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, अभी ये लगेगा 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 3x नजर आएगा। फिर ये x यहाँ पे जाके 2x इक्वल्स टू 50, देयरफॉर x का वैल्यू 25 ओम करके मिलेगा। दिस इज परफेक्ट आंसर। वो थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन भटक गया था, थोड़ा सा वो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लिए, जो कि नहीं लेना चाहिए था हमें, गेटिंग इट? क्योंकि वो नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो ऐसा रहता है ना, R1 by R2 फिर नीचे R3 by R4 ऐसे होता है वो, तो हमने वो ऑर्डर Yes, लिया। sir. तो दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड गाइस। इसका आंसर 25 ओम आना चाहिए था। आई होप यू गॉट इट एवरीवन, Yes, sir. yes वेरी मच क्लियर नोट। Yes, sir. सर, आपने वो क्वेश्चन में जो चेंजेस किया था उसका भी स्क्रीनशॉट लेने दो। क्वेश्चन में क्या चेंज किया रे? सर, आपने बोला था ना वो पूरे वर्ड की जगह एक वर्ड पे आएगा। शंट रेजिस्टेंस हाँ, शंट रेजिस्टेंस, वो एक बार मैं वापस से बना देता हूँ, वो मैंने एक्चुअली रब कर दिया। ये पूरा टर्म के जगह पे they would be using the word shunt resistance। इसका शंट मतलब इन पैरेलल, शंटिंग का मतलब ही इन पैरेलल होता है। मैंने सर हाँ हाँ बोलो।
सर पिछले सम में हम लोग ने कैसे डायरेक्ट रिलेशन लगाया था, अगर यहाँ पे ए और डी में जरा डायरेक्ट हम लोग ने एस डैश को 20 ले लिया रिलेशन से, सर ऐसा जरूरी नहीं है ना रिलेशन से ही हर टाइम आंसर आएगा? नहीं, उससे वो कभी आता था जब वो सिंगल रेजिस्टेंस होता था, वहां पे कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, समझ सर रहे फिर हैं? हम लोग पैरेलल में भी वैसे ही लगाते ना, अभी अभी वो 10 का 15 हो रहा है तो यहाँ पे 20 का 25 होगा कैसा आएगा 10 ऐसे। का 15? मतलब वो नीचे रिलेशन दिखना चाहिए ना, वो 50 था ना वहां पे, ऑलरेडी 50 था वहां पे, ओके सर। तो वो पहले 1/3 था और इधर पे 1/2 है, हाँ हाँ तो वो रिलेशन बिट नहीं रहा ना एग्जैक्टली। हाँ सर। सर हाँ बोलना। सर पैरेलल के लिए शंट रेजिस्टेंस है, तो ऐसा सीरीज के लिए भी है क्या कुछ? सीरीज को खाली एडजेसेंट रेजिस्टेंस करके बोल देते हैं वो लोग, ओके वैल्यू टू बी कनेक्टेड इन एडजेसेंट। And sir, सिर्फ क्वेश्चन भी था ना। सर तो ये तुम्हारा सो कॉल्ड ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी था जो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, ठीक है? इतना ज्यादा घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो हमने किया उसमें काम हो जाता है, ठीक है? इसमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढो फिर ये करो, उतना सब नहीं करते बैठने का, टू द पॉइंट सब काम करके फटाफट उसमें से फ्री होके आगे के क्वेश्चन में बढ़ जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा इशू है, करेंगे वो जिसका कंस्ट्रेंट दूर हो गया उसका सॉर्टेड है। चलिए अभी करते हैं आगे के प्रश्न। आगे के क्वेश्चंस हैं हमारे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अभी गाइस यू हैव सीन व्हीटस्टोन्स ब्रिज ऑलरेडी, ठीक है? तुमने जो नजरों में देखा है वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज, बराबर ना? yes, तुम जो sir. देख के रखे हो वो व्हीटस्टोन्स ब्रिज ऐसे दिखता है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, R3, R4। लेकिन सिर्फ व्हीटस्टोन्स ब्रिज के यही पैराफेजेस नहीं है, यही इसका मेन रूप नहीं है, और भी इसके रूप है। जैसे कि ये वाला जब रूप रहता है तो तुमको मैंने बोला कि ये आरजी में से करंट फ्लो होता नहीं है, ठीक है? अभी गाइस मुझे आप एक सिंपल सा बात बताओ, सर्किट में एक पर्टिकुलर चीज तूने कनेक्ट किया हुआ है एंड वो पर्टिकुलर चीज में से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो वो चीज सर्किट में रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं नहीं sir. नहीं सर। करेंगे। तो ऐसा जब रेजिस्टेंस के साथ होता है कि रेजिस्टेंस एक सर्किट में कनेक्टेड है और उसमें से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे रेजिस्टर्स को हम लोग डमी एलिमेंट या फिर रिडंडेंट एलिमेंट करके कहते हैं। वी कॉल इट डमी एलिमेंट और वी कॉल इट रिडंडेंट रेजिस्टेंस, ओके? तो ये चीज को हमने अगर निकाल दिया, ठीक है, इस चीज को अगर हमने निकाल दिया तो द सर्किट लुक्स वेरी सिंप्लीफाइड, है क्या नहीं? हाउ इट इज लुकिंग? Yes, sir. It is looking like R1 and R2 are in series, R3 and R4 are in series, और फिर सर वो दोनों फिर पैरेलल दोनों पैरेलल वो और पैरेलल उन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में निकल के आ रहा है। This is what we can understand. This is what we can beautifully understand. तो अगर कोई बोलता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, तो हम लोग पहले RS1 निकालेंगे, फिर उसके बाद RS2 निकालेंगे, एंड फिर RS1 और RS2 पैरेलल में है तो उनका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, तो हमको ऐसा रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा, करेंगे? तो ये कब का बात है? ये तब का बात है जब सभी के सभी वैल्यूज अलग है, R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है और R4 अलग है, तब हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब के सब सेम निकले, हाँ गाइस, ये सब के सब सेम निकले, तब क्या करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू भी 10 है, इसका वैल्यू 10 है और इसका भी वैल्यू 10 है, तो गाइस क्या होएगा? 10 and 10 रहेगा फाइनल आंसर 10 and 10 कितना आएगा? 20 और नीचे भी 20 और फिर 25 है क्या नहीं? तो इधर पे ये 20, इधर पे भी ये 20 हो जाएगा, है क्या नहीं? फिर 20 पैरेलल, लास्ट में क्या निकलेगा आंसर? 10 आएगा सर। 10 आएगा। ये मतलब कहना ही से जो इनका इंडिविजुअल वैल्यू था वही अल्टीमेट रिजल्टेंट बना, Yes, sir. है क्या नहीं? मीन्स व्हाट? इफ यस शॉर्टकट टेक्निक है, इफ
all the resistors of a Wheatstone bridge are same, then R equivalent would be equals to R individual value. जो भी उसका individual value रहेगा, it is going to be equal to that. I hope that makes sense to you. Yes, sir. And ये shortcut भाई साहब बहुत बहुत तेज तरीके से तुमको काम आने वाला है. So just note this down. No screenshot ले लो इस चीज का. And बुक में ये लाइन लिख के रखो, ये डायलॉग तुम्हारे टॉप मार्जिन पे लिख के रखो कहीं पे. Let us apply these things. ठीक है, इस चीज को अप्लाई करते हैं अभी. अब सिर्फ व्हीटस्टोन का जो हमने यहाँ पे डायमंड स्ट्रक्चर देखा सिर्फ वही नहीं है, ये भी अपने आप में व्हीटस्टोन ब्रिज है. ये जो ऐसे दिख रहा है, बच्चा बोलता है सर ऐसे कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है? ये है भाई, वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. देखना हमारा जो नॉमेनक्लेचर टेक्निक सिखाया था आपको मैंने, आप वो यूज करिए. उसके हिसाब से दो पॉइंट के बीच में अगर कुछ नहीं है तो दोनों पॉइंट सेम है. तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होएगा, ये वाला भी क्या होएगा? एक्स होएगा. एक्स होगा सर. सिमिलरली ये वाई है तो ये भी वाई होएगा और ये वाला भी वाई होएगा. ठीक है, फिर अभी इनके बीच में ये जो पॉइंट है कुछ तो अलग ही है, तो लेट अस कॉल इट पी. ये पी है तो ये वाला भी पी हो जाएगा. देन इसको मैंने क्यू बोला तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा. तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए. तो इधर हमने ये बनाया, ये x बना दिया, यहां से हमने बना दिया ये y है. ऊपर की तरफ हमने p बनाया हुआ है और नीचे की तरफ हमने बनाया है q. अब जो जैसा दिखेगा वैसे बनाते चलेंगे भाई. ठीक है, जैसा दिखा वैसे बनाएंगे. यहाँ पे यस x और p के बीच में R3 है. ठीक है, तो ये x और ये p, इसके बीच में R3 बना. x और q के बीच में R1. ओके, ये x और ये q, इसके बीच में R1. फिर उसके बाद q एंड y के बीच में R2. तो ये q और ये y, इसके बीच में R2. और कौन है रे? p और y के बीच में R4. R4 है सर. तो ये R4 बनाया और आखिरी में बच गया ये q और p के बीच में RG. तो ये p और q के बीच दिख रहा है गाइस, एग्जैक्ट व्हीटस्टोन जैसा नजर आ रहा है. यस सर Yes, sir. जो हमने टेक्निक सीखा वो टेक्निक यहाँ पे भी लग सकता है भाई. वो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में भी वो चीज वैलिड है. तो बस याद रखिएगा इसको कि ये भी व्हीटस्टोन ही ब्रिज है. ठीक है, दिखने में भले ही ऐसा दिखता है बट इसमें व्हीटस्टोन के सभी टेक्निक्स और ट्रिक्स एप्लीकेबल है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का भी. हमेशा व्हीटस्टोन ऐसा बैलेंस्ड ही रहेगा कि कभी कभी अनबैलेंस भी हो सकता है क्या? बैलेंस्ड ही पूछते हैं जनरली, क्योंकि बैलेंस्ड को ही हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. अनबैलेंस्ड को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो लोग देते नहीं है जनरली. सर एक हाँ. क्वेश्चन में कुछ दिया है तो सर आरजी मतलब में आरजी का में कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर? हमेशा बैलेंस्ड रहता है ना, तो बैलेंस्ड है मतलब आरजी में से कभी करंट फ्लो ही नहीं होएगा. इसीलिए हम लोग सिर्फ देखते हैं कि R1, R2, R3, R4 का वैल्यू सेम है क्या. आरजी का वैल्यू अलग रहेगा तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग उसमें फिर कंडीशंस लगा लेते हैं जो पहले वाले शॉर्टकट्स है. सर मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं ना सर. हाँ, ये हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन ही है कि बैलेंस्ड ब्रिज ही दिया रहता है एंट्रेंस में. यस सर. एंड यू कैन चेक इट आउट, वैल्यूज दिए रहते हैं ना, तो तुम चेक कर सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 करके. यू कैन चेक इट आउट. बैलेंस नहीं है तो फिर एप्लीकेबल नहीं रहेगा ट्रिक. एंड पहला वर्जन देखा, दिस इज द सेकंड वर्जन एंड दिस वन इज द थर्ड वर्जन. ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, क्योंकि देखो ना ये दोनों पॉइंट सेम है ना यहाँ पे. ठीक है, तो ये R1 को मैं ऐसे भी बना सकता था डायरेक्टली, समझा. यहाँ पे ये R3 को मैं डायरेक्टली ऐसे भी बना सकता था, R4 को मैं डायरेक्टली ऐसे बना सकता था और R2 को मैं डायरेक्टली ऐसे बना सकता था. समझ रहा है? ऐसा 90 डिग्री पे टर्न मारने का कुछ गरज नहीं था, समझे. तो ये भी एक व्हीटस्टोन का ही फॉर्म है. तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट. These are like some questions which are like always यस seen in exams. ये हमेशा नजर आ जाते हैं भाई.
ये पेपर का पार्ट बनते ही बनते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। बड़े एमसीक्यू की तरफ। यस सर। तो ये तुम्हारा पहला एमसीक्यू है, एकदम बंडल लगेगा अभी, बट करना पड़ेगा। बताओ डायरेक्टली बताओ कि आंसर क्या रहेगा। आर ठीक है नहीं, क्योंकि अभी समझ गए ना भाई, अभी तो दिख ही जा रहा है आंसर आ रहा है। इतना सब सॉल्व करके लाने का नहीं, सीधा आर टिक करके और निकल जाने का आगे। फिर यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में 20 इसका भी आंसर समझ में आ गया, डायरेक्टली 20 आने वाला है। इसमें 4 है क्या नहीं? 4 तो एक ऐसा चीज है भाई जो दिमाग में एक बार बैठ गया तो बैठ गया, वो निकलने वाला नहीं है अभी। ठीक है, देन एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इस तरीके से दिया रहता है क्वेश्चन। इस तरीके का बॉक्स में क्वेश्चन दे देते रहे लोग। ठीक है, और ऐसे सर्किट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये x, ये y, ये 4 मार्क के लिए हमारे एग्जाम में निकल के आ जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हमको करना है। उन लोग की सराउंडिंग वाले को सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, वो सराउंडिंग वाले सीरीज में फिर उसके साथ पैरेलल है। ये 2 2 है, इधर पे ये 2 2 दिया है, ये 2 2 दिया है, यहाँ पे ये 2 2 दे के रखा है। देन यहाँ पे ये है 4 4 4 4 और ये वाला दिया है 10। ठीक है सर, आंसर 2 है ना? 2 आएगा। हाँ सर। RXY का आंसर सीधा क्या निकल के आता है? 2 आता है। 2 आएगा सर। क्यों ऐसे 2 आता है? तो भाई साहब देखो, सर, वो ये 2 2 हाँ, सीरीज में है, उसके ये बाद 2 4 4 पैरेलल में। और ये 2 यहाँ पे, गेटिंग इट? तो ये 2 और ये 2 निकल के क्या बनेंगे? पहले इसके साथ में 4 बनेंगे। 4/2 फिर ये 4 और 4 क्या बनेगा? 2 बन जाएगा सर। गेटिंग इट? 2 बन जाएगा। तो जैसे ये 2 बना, वैसे ये भी 2 बनेगा, है क्या नहीं? फिर उसी तरीके से ये वाला भी 2 बनेगा, यस सर, और सब 2 बन जाएंगे तो सर आंसर भी 2 आएगा। और ये भी 2 बन जाएगा। ये बीच वाला 10 रहे, 1000 रहे, 2 करोड़ रहे, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो डमी एलिमेंट है। समझा? तो इसका आंसर क्या निकल के आता है? वापस से 2 ही निकल के आता है। 2। समझ गया शॉर्टकट टेक्निक्स ये वाले? यस यस सर।